लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कवर किया था कि हर एक इंडियन इन्वेस्टर का एक्सपोजर इंडिया के बाहर जरूर होना चाहिए। हजारों लोगों ने एग्री किया, लेकिन सबका एक ही सवाल था कि करें तो करें कैसे, और अगर करें तो कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्या यूएस के स्टॉक्स बाय करें या ईटीएफ बाय करें, कौन कौन सी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लीगल भी है क्या नहीं, और अगर कर देते हैं तो टैक्सेशन का क्या। तो आज इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा। चाहे आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, आपको अपना बेस्ट ऑप्शन इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला, क्यों ग्लोबल इन्वेस्टिंग एसेंशियल है आपके लिए। दूसरा, सारे पॉसिबल तरीके जिसके थ्रू एक इंडियन ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, मैं कौन सा मेथड प्रेफर करता हूं और उसके बारे में बताऊंगा मैं। और फाइनली चौथा, टैक्सेशन, अगर आप करते हो तो टैक्स कैसे लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों ग्लोबल इन्वेस्टिंग एसेंशियल है आपके लिए। देखो, सबसे पहला रीजन, आपकी सैलरी इंडिया में आती है, आपकी सारी जो रियल एस्टेट है वो इंडिया में होगी, जो आपका घर है वो इंडिया में है, तो आप पूरे के पूरे टाइट हो इंडियन इकोनॉमी के साथ। अब यहाँ पे अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हो, मैं पूरा भी नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर निकाल देते हो, तो यही ट्रू डाइवर्सिफिकेशन है। आप इंडियन इकोनॉमी के थोड़े से बाहर जाते हो। अगर हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा भी स्लो डाउन आता है कुछ सालों के लिए, तो भी आप कवर्ड हो। और इसी को बोलते हैं ट्रू डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करिए तो दूसरी इकोनॉमी परफॉर्म करके आपका रिटर्न बेटर हो जाएगा। ये हो गया पहला रीजन। रीजन 2, ये चार्ट देखो, ये है निफ्टी का चार्ट। 2 साल पहले जुलाई में निफ्टी था 24,800 पे, अभी 2 साल के बाद जुलाई में निफ्टी है 24,000 पे। मतलब 2 साल हो गए हैं और हम नेगेटिव रिटर्न्स में हैं। और इसी सेम टाइम में अगर आप नैस्डैक देखोगे तो ये चार्ट देखो, ये 2 साल में रिटर्न दे चुका है 50% का। और जापान मार्केट निके अगर आप देखोगे तो 2 साल में रिटर्न दे चुका है 80% का। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर आप ग्लोबली इन्वेस्टेड होते तो एक इकोनॉमी के स्लो डाउन से आपका पूरा पोर्टफोलियो इफेक्ट नहीं होता। और आगे भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। रीजन 3, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। ये चार्ट देखो, 2 साल पहले आईएनआर था 83 का अगेंस्ट यूएसडी, अभी आप देखोगे तो 96 पे आ गया है, 15% गिर चुका है। अगर आपने कुछ भी ना किया होता, कोई भी इन्वेस्टमेंट ना किया होता, बस अपने रुपये को कन्वर्ट कर दिया होता यूएसडी में 2 साल पहले, और आज उसको वापस कन्वर्ट करते, तो भी आपको 15% का रिटर्न मिल गया होता। और इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग से आपको ये बेनिफिट भी मिलता है। वहां के रिटर्न्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ क्योंकि आईएनआर और क्रैश करता जाता है अगेंस्ट और जो करेंसीज है उनके अगेंस्ट, तो आपको वो रिटर्न भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। रीजन 4, सिंपल सी बात है, अलग अलग इकोनॉमीज अलग अलग टाइम पे परफॉर्म कर रही होती हैं। इस टाइम पे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, यूएस क्यों परफॉर्म कर रही हैं? बिकॉज 2-3 साल से एआई का थीम प्ले आउट कर रहा है। इंडिया उस रेस में नहीं है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही है। और इसी टाइम पे अगर आपके इन किसी मार्केट में पैसे होते तो वो परफॉर्म कर रहे होते। कुछ सालों के बाद होपफुली हमारे इंडिया का टाइम भी आएगा और इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगी। तो देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है, मैं बेट नहीं कर रहा हूं कौन सी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता कौन सी परफॉर्म करेगी, इसीलिए सब में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट होना बहुत ज्यादा सेंसिबल डिसीजन होता है। अब ये चारों रीजन कवर हो गए हैं, जल्दी से आते हैं कि अगर ये अग्री हो गया है तो कैसे इन्वेस्ट करना है। तो देखो, 2 ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 तो बहुत सिंपलेस्ट है और एकदम इजीएस्ट है, ये है इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स या फंड ऑफ फंड या इंटरनेशनल ईटीएफ। अब इसके बारे में ना हजारों बार मैंने बात करी है अपने चैनल पे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो पिछले 2 साल से मैंने पका दिया ये बात बोल बोल के। मैंने इस वीडियो में कवर किया था कि ये मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है। 2 साल पहले ये था मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। इसने मुझे ऑलमोस्ट 150 से 200% का रिटर्न दे दिया है। अगर यकीन ना हो, इस वीडियो में देख लेना, मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी। मैंने इस वीडियो में भी कवर किए थे चाइना के इंटरनेशनल ईटीएफ, जिस पर मैं बहुत बुलिश था, जिन्होंने भी बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। अब पॉइंट सिंपल है, अगर आप इन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप ज़ीरोधा यूज करते हो, ग्रो यूज करते हो, एंजल वन यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, सेम ब्रोकर के थ्रू आप जाओगे। जैसे आप नॉर्मली फंड्स खरीदते हो वैसे इन फंड्स को आप सर्च करोगे और डायरेक्टली इसमें एसआईपी भी कर सकते हो, लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉर्मली सब कुछ कर सकते हो। टैक्सेशन की बात करूं तो इंटरनेशनल फंड्स को डेट की तरह ट्रीट करती है इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको सैलरी टैक्स स्लैब में वो ऐड हो जाता है और आप उसके थ्रू टैक्स भी दे सकते हो। ये एकदम सिंपल तरीका था इन्वेस्ट करने का। पर यहाँ पे एक छोटी सी डिसएडवांटेज है, वो ये है कि पिछले 1 साल में अगर आपने नोटिस किया हो तो ये सारे फंड्स आपके पैसे ले ही नहीं रहे होंगे। मुझे हजारों कमेंट्स आए थे कि सर हमारे पैसे इसमें इन्वेस्ट ही नहीं हो पा रहे। वो इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आरबीआई की एक लिमिट है $7 बिलियन की, ये इंडस्ट्री वाइड है। अगर सारे एएमसीज मिला के ओवरऑल इंटरनेशनली $7 बिलियन से ज्यादा इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये नंबर जैसे ही ब्रीच होता है वो आपसे और पैसे ले ही नहीं सकते, और इसी वजह से पिछले 1 साल से आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होगे इन इंटरनेशनल फंड्स के थ्रू, क्योंकि वो लिमिट बहुत पहले ब्रीच हो गई थी। अब इसके अलावा एक एडिशनल लिमिट भी है,
अगर आप ETFs में इन्वेस्ट करते हो, मैंने अगेन बहुत सारी वीडियोस में कवर किया था मैफैंग के बारे में, मॉन 100 ETF के बारे में, या हैंग सेंग 20 के बारे में, ये सारे ETFs हैं। इनकी एक अलग लिमिट है, इनकी एक $1 बिलियन की लिमिट है जो अलग चल रही होती है। अगर वो ब्रीच हो जाती है तो फिर आप इसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये लिमिट्स ऑलमोस्ट ब्रीच हो गई हैं, बिकॉज काफी पॉपुलर हो गई थी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इंडिया में, तो ये ऑप्शन ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया है। आप चेक कर सकते हो, अगर ये ऑप्शन है तो ये इजीएस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसको आप लगातार वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर लो और देख सकते हो। पर अगर ये एग्जॉस्ट हो गया है तो आता है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2, डायरेक्ट इंटरनेशनल ब्रोकर्स। अब ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आपका ऑप्शन 1 एग्जॉस्ट हो गया है तो यही ऑप्शन रह जाएगा आपके पास इन्वेस्ट करने का इंटरनेशनल मार्केट में। अब जैसे कि आपने ग्रो, ज़ीरोधा या एंजल वन जिसमें भी अकाउंट खोला है, वैसे ही इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी हैं दुनिया में, जैसे कि वेस्टेड या इंटरैक्टिव ब्रोकर्स। इनके थ्रू आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं यूज करता हूं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और आपको जनरली इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दे देता है। अब कैसे करना है इसको यूज, तो जैसे आपने ज़ीरोधा में अकाउंट खोला था ना, ये इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की वेबसाइट, इसके अगर जाओगे आप यहाँ पे साइन अप का या फिर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अपनी डिटेल्स भरते हो, अपना ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फिर दुनिया भर की अपनी और डिटेल्स, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुनिया भर के कॉन्सेंट वाले फॉर्म्स, पासपोर्ट वगैरह वगैरह सब कुछ भर दोगे आप, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में 1 से 2 दिन लगेंगे। एक बार आपका अकाउंट ये एक्टिवेट हो गया, इसके बाद स्टेप 2 आता है, आप इसमें पैसे फंड करते हो, क्योंकि आपके इंडिया के अकाउंट से पैसे इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के अकाउंट में जाने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक स्कीम आती है LRS। तो LRS क्या है? LRS है RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के थ्रू आप एक साल में एक इंसान $250,000 इंडिया के बाहर भेज सकता है, अलग अलग रीजन से, मे बी इन्वेस्टमेंट हो, मे बी एजुकेशन हो, मे बी रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो। ठीक है, $250,000 का मतलब हो गया आप 2.5 करोड़ तक एक साल में इंडिया के बाहर भेज सकते हो और पूरा लीगल है, कुछ भी इलीगल नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर आप ये भेजते हो तो पहली बात तो लिमिट काफी ज्यादा है, 2.5 करोड़ काफी ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, वो भी एक पैन कार्ड पे। तो अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो आप ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए भेज सकते हो। ठीक है, अब जब आप ये पैसे भेजते हो तो कैसे भेजना है? अगर आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पे जाओगे तो वो आपको अपना एक बैंक अकाउंट दे देगा, एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट दे देगा वो आपको, जिसमें आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे, रेमिट करने होंगे। तो कैसे करोगे? अपनी बैंक अकाउंट में जाओगे, जैसे आप HDFC, ICICI कोई भी यूज करते हो, जैसे आप NEFT किसी और करते हो ना, पेई ऐड करते हो, उसका अकाउंट नंबर वगैरह सब डालते हो, तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स आपको वो सब कुछ दे देगा। आप अपने बैंक अकाउंट में जाओगे, वो सब चीजें डिटेल्स ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। वो पैसे आपके इंडियन बैंक अकाउंट से इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के अकाउंट में जाएंगे, INR से कन्वर्ट हो जाएंगे USD में। यहाँ पर छोटी मोटी जो फीस लगती है करेंसी कन्वर्जन की और जो बैंक लेती है वो तो आपको देनी पड़ेगी, उसको बचा नहीं सकते, वो तो जाएगी जाएगी। पर यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि जो हमारा अगेन टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, विच इज कि अगर आप 10 लाख रुपए तक भेजते हो इंडिया से बाहर, लेट्स से अपने अकाउंट से इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में, तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS वो 0 होता है। कुछ आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते हैं, आप पूरे के पूरे पैसे आपके यहां से वहां चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 लाख से ऊपर कुछ भी पैसे एक्स्ट्रा भेजते हो एक पैन कार्ड से बाहर, तो वहां पे लग जाता है TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, और ये 20% है। और ये टैक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि टैक्स कट गया आपका, ये एडवांस टैक्स की तरह है कि लेट्स से आप 20 लाख रुपए भेज रहे हो तो शुरू के 10 लाख तो पूरे पूरे चले गए, अगले 10 लाख जब आप भेजोगे तो आपकी जो बैंक है वो 10 लाख तो भेजेगी, साथ ही साथ 2 लाख रुपए आपके और काट लेगी। 20% वो इसलिए काटेगी, वो जाके आपके ITR में जाके सेव हो जाएंगे। तो जब आप साल के एंड में ITR फाइल करने जाओगे तो वो 2 लाख रुपए वहां पे होंगे। अगर आपका कोई रिटर्न नहीं आया है तो आप वहां पे रिडीम करके वापस ले सकते हो, वो पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। ये टैक्स कटा नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा पैसे ब्लॉक होते हैं। कुछ कर सकते हैं इसका? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको गवर्नमेंट के हिसाब से चलना है और आपको लीगली काम करना है तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ये पैसे तो आपके ब्लॉक होंगे ही होंगे, लेकिन आप जब ITR फाइल करोगे साल के एंड में तो ये पूरे पैसे वापस ले सकते हो, तो वो टेंशन मत लेना। और अब आता है टैक्सेशन। क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, भर भर के पैसे कमाओगे, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स कैसे चलता है? अगर आप 24 महीने से पहले सेल कर देते हो, जो भी आपने बाय किया 24 महीने से पहले सेल कर देते हो, तो लगता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अब इसमें ये क्या होता है, अगर आप ये बेचते हो तो ये पूरे पैसे आपके इनकम टैक्स स्लैब में ऐड हो जाते हैं और अपने स्लैब के हिसाब से आप इनकम टैक्स देते हो। ठीक है, ये हो गया 2 साल से पहले बेचने पे। अगर आप 2 साल होल्ड कर लेते हो और उसके बाद बेचते हो तो आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये कितना है? 12.5%। अगर आपने कुछ भी खरीद के बेचा है 2 साल के बाद तो 12.5% आप टैक्स दोगे अपने प्रॉफिट्स का
जो भी आपको आया होगा उसको। ठीक है, ये सिंपल स्टेट ऑफ टैक्सेशन है। डिविडेंड का टैक्स भी होता है, पर अभी उसके जाने देते हैं, वो ओवर कॉम्प्लिकेशन है, उसको भी इग्नोर करो। सिंपली बात समझ लो, 2 साल से पहले बेचा तो इनकम टैक्स स्लैब पे देना पड़ेगा टैक्स, 2 साल के बाद बेचा तो 12.5% का LTCG लगेगा। तो मैं आपको अपनी फिलॉसफी बता देता हूँ। मैं देखो ये बिलीव नहीं करता इंडिया वर्सेस यूएस, इंडिया वर्सेस जापान, ये कोई वर्सेस नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ सब कुछ ओन करने में। इंडिया मेरे हिसाब से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और रहेगी, और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंपनीज जो है ना दुनिया की, वो इंडिया के बाहर है। अगर आप पूरा AI का थीम देखोगे तो सारी की सारी कंपनीज जो है लीड कर रही हैं, तो वो यूएस की हैं, ताइवान की हैं, साउथ कोरिया की हैं, जापान की हैं। तो इस थीम को अगर आपको प्ले आउट करना है तो आपके पैसे इंडिया के बाहर भी होने चाहिए। अगर आप ये करोगे ना तो देखो 2 साल से इंडियन इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने प्योरली इंडियन में इन्वेस्ट किया होगा, उनको 0 रिटर्न आया है, पर एक ग्लोबल इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न आया है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको बहुत अच्छा रिटर्न आया होगा, बिकॉज मैं गोल्ड, सिल्वर, चाइना मार्केट और यूएस मार्केट के बारे में भर भर के बात कर रहा था। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद ये रिमाइंडर है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। और फाइनली अगर आप ये वीडियो इसलिए देखने आए थे कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बाहर, तो छोटा सा स्नीक पीक दे देता हूँ। एक है iShares MSCI जापान ETF, ये है इसका चार्ट, इसको एक बार देख लो। मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, पर यहाँ पे मैंने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। क्यों किए वो बताता हूँ अगली वीडियो में, और आपको अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ। बाय बाय।